हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है बेटा? ओके। सो मैं राम रतन द्विवेदी, आरआरडी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा और आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आप समझिए कि हर साल जो है इससे, चाहे आप इंजीनियरिंग ले लो चाहे मेडिकल ले लो, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। क्लियर? सो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पार्ट जो होता है वो होता है आइसोमर्स। अगर हम ये समझें कि यार ये आइसोमर्स क्या है, समझिएगा भाई, दो कंपाउंड हैं, दोनों आपस में आइसोमर्स हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमर्स? सो आइसोमर्स क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। समझिएगा क्या कहेंगे? पहला, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। चेक करो, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। दूसरा, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ। मतलब क्या हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ। मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा सेम होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो या डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिर दोनों ही डिफरेंट हो, फिजिकल भी डिफरेंट केमिकल भी डिफरेंट, उन कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर बोथ आर नोन एज आइसोमर्स। क्या कहानी क्लियर हुई बेटा? सिंपल सी डेफिनेशन है, ध्यान रखना। लेकिन ये ही पूछ लिया जाता है मेडिकल में, तो खासतौर पे आइसोमर्स की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा? तो ये बात समझ में आई। सो हमने बेसिक समझा कि भाई आइसोमर्स क्या होते हैं, ये हमने समझा। अब जो आइसोमेरिज्म है वो कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे उसमें डिफरेंस होगा, क्या होगा, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, जो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, बात जरा समझिएगा। सो इसमें बेटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, समझिएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एंड इसका दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जरा बात समझिएगा, आइसोमेरिज्म दो तरह की होगी, एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है बेटा? अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी अगर हम ये समझे पहले कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है। सो अगर हम इसमें ये बात करें, देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, समझिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different
स्ट्रक्चर। ये देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफरेंस कहां आएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। तो यहां पे अपन ने कहा अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई प्रकार की होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कई प्रकार की हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे चैन आइसोमेरिज्म, दूसरी बात करेंगे हम पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी बात करेंगे बेटा हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ बात करेंगे मेटामेरिज्म, फिफ्थ बात करेंगे हम लोग रिंग चैन आइसोमेरिज्म, एंड सिक्स टॉटोमेरिज्म, लास्ट है टॉटोमेरिज्म। इतनी जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात होगी। लास्ट में बेटा टॉटोमेरिज्म है ना, हो सकता है दिख ना रहो, तो लास्ट में टॉटोमेरिज्म है। क्लियर? पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, हमने इनकी बात की कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, तो स्ट्रक्चर में अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप पढ़े, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चैन, टॉटोमेरिज्म, ये सब हमने पढ़ा। पहले बताओ बात समझ में आई? क्लियर है? देख लीजिए। अब ये आया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है ये क्या है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट होंगे बेटा, ठीक है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो पार्ट, ठीक है? एक है कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल। इनकी बात डिटेल में आगे करेंगे हम लोग। इसमें दो पार्ट फिर से होंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। सो इनकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी आइसोमेरिज्म 1 की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अब एक बात और समझना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ध्यान रखना कभी नाम आ जाए। अब देखिए होता क्या बेटा कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कि आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बुक में आप देखोगे तो सीधे स्टार्ट कर देगा कि भाई ये चैन होता है, पोजीशन होता है। अपन वो बात नहीं कर रहे हैं, अपन बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या, अभी स्ट्रक्चर की बात हो रही है और स्टीरियो कोई लेना देना नहीं है। सो आइसोमर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। समझिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, और स्ट्रक्चर होने चाहिए डिफरेंट, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सो इसमें जो हम लोग बात करेंगे, देखो आइसोमेरिज्म इन एल्केन, मतलब एल्केन में आइसोमेरिज्म कैसे स्टार्ट होगी, कहां से स्टार्ट होगी, कौन सा एल्केन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा, इन सब की बात हम इसमें करेंगे। देखिए आपने आईयूपीएससी में पढ़ लिया होगा, जैसे कि सर ने पढ़ाया होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मीथेन। अच्छा, मीथेन का कोई और स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता,
भाई मीथेन इस तरह है, अब इसके स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, दूसरा बनेगा नहीं सकता, इसका मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं होगी। फिर बेटा बात करते हैं हम लोग, इसका नाम है ईथेन। ईथेन, इसमें भी देख लीजिए कुछ नहीं कर सकते आप, इसमें भी कोई आइसोमरिज्म नहीं होगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये है बेटा प्रोपेन। आप बना के देखो, इसका भी आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे इसके अलावा, इसका मतलब इसमें भी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम मूव करते हैं 4 कार्बन के कंपाउंड में, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूटेन। अब बात समझिएगा, अब यहां से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है। कैसे? आपने एक स्ट्रक्चर इसका ये देखा, दूसरा स्ट्रक्चर देखिए तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। चेक करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, केवल स्ट्रक्चर में डिफरेंट। देखो क्लियर? अब हाँ यार ये तो सही है, तो क्या ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, यानी ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। क्या भाई बात समझ में आ रही? ये दोनों क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो समझो, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन और इसका नाम होता है बेटा आइसोब्यूटेन। ये आगे बहुत काम आएगा। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, यानी अब देखो समझो, अगर हमने ये समझा कि यार नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एक आया, तो इसका मतलब जनरल नाम देखें कि नॉर्मल एल्केन, आइसो एल्केन। सो अगर ये समझा जाए कि कोई भी एल्केन हो, उसको नॉर्मल एल्केन कब कहेंगे और आइसो एल्केन कब कहेंगे, समझो ध्यान से। स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन इज नोन एज नॉर्मल एल्केन। मतलब स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? द एल्केन विदाउट ब्रांचिंग, द एल्केन विदाउट ब्रांचिंग इज नोन एज नॉर्मल एल्केन। समझिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। द एल्केन विदाउट ब्रांचिंग is known as normal alkane। मतलब ऐसा एल्केन जो स्ट्रेट हो, कोई ब्रांचिंग ना हो, उसे नॉर्मल एल्केन। जैसे समझिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए ये देखिए 1 2 3 4 5, चेक करो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 5। अगर बेटा 5 कार्बन है तो ये पेंटेन है। क्या है? पेंटेन। लेकिन इसका नाम लिखना पड़ेगा आपको नॉर्मल पेंटेन। पहले बताओ, नॉर्मल पेंटेन समझ में आया? कि वो नॉर्मल पेंटेन का मतलब ये है कि एल्केन है, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, उसे हम नॉर्मल एल्केन यानी नॉर्मल पेंटेन बोल दिए। इस तरह नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन सब आ जाएगा। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है कि यार ये सर ये भी बताओ कि भाई आइसो एल्केन का क्या है, फिर आइसो एल्केन किसे कहेंगे? आइसो एल्केन की अगर हम बात करें कि किस कंपाउंड को हम आइसो एल्केन कहेंगे, तो सीधा सा तरीका है, ध्यान से, सीधा तरीका। क्या तरीका है कि भाई क्या करते हैं अपन कि जो भी एल्केन हो, मान लो n कार्बन का एल्केन है, बहुत आराम से तुरंत समझ में आएगा। अगर n कार्बन का एल्केन हो, कितने कार्बन का? n कार्बन का। अगर n कार्बन का एल्केन है, ठीक है, तो उसमें n-1 कार्बन कर दो। इतनी तो समझ में आ रहा है भाई, n-1 का मतलब जैसे 6 कार्बन है, तो 6 का मतलब हो गया n का वैल्यू 6, तो n-1 कितना हो गया बेटा? 5। तो 5 कार्बन को आप बिल्कुल सीधे लगा दो,
स्ट्रेट, यानी 5 कार्बन को क्या कर दो बेटा, सीधे लगा दो। ये देखो, अच्छा यहां सब पता है ना, बैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होंगी, हाइड्रोजन से। कार्बन की 4 बैलेंसी होती, जैसे यहां तो एक और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 बैलेंसी खाली है, इसका मतलब 2 H है। इतनी बात क्लियर। फॉर आइसोएल्केन समझना, N-1 कार्बन को क्या करो, स्ट्रेट। बचा कितना कार्बन बेटा, 1। तो जो 1 कार्बन बचा है उसको सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग लगा दो। ये देखो, यहां हाइड्रोजन भर दोगे, चाहो तो भर सकते हो कि CH3 CH CH2 CH2 CH3, चेक करो। ये देखो, तो इसका नाम है, चेक करो क्या हो गए, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो नाम बोलो क्या होगा, आइसो हेक्सेन। चेक करो बेटा, चेक कर लो अच्छे से, गड़बड़ मत करना। फिर समझो, फॉर आइसोएल्केन N-1 कार्बन आर इन स्ट्रेट and remaining one carbon as a branch at the second carbon। अच्छा, लेफ्ट के में राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है, कहीं लगाओ, बस बैलेंसी का ध्यान रखना है। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझो। मान लो आपको, देखना भाई एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अभी हम लोग पोजीशन चेन वन की सब बात करेंगे, पहले जो बेसिक है ना। अच्छा एक्चुअली में क्या ये सब बताते नहीं लोग, क्योंकि इसकी लोग कहते हैं जरूरत नहीं है। जरूरत क्या, एग्जाम में आता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आइसोब्यूटेन, बिल्कुल बिगनिंग से करते हैं, आइसोब्यूटेन की बात करना है। अगर आइसोब्यूटेन की बात करनी है तो आइसोब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन, 4, और आइसो लिखना है तो हमने क्या बोला बेटा, N-1 कार्बन को स्ट्रेट में कर दो। स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन में खींच दो। तो यहां से N-1 का मतलब हो गया बेटा कि 3 कार्बन आपने ये कर दिए, ठीक है। बचा हुआ एक कार्बन को दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग कर दीजिए। ये देखिए, ये होगा आपका आइसोब्यूटेन। चाहो तो ऐसे लिख दो, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अगर आपको आइसोपेंटेन लिखना है, देखो आइसोपेंटेन, सो आइसोपेंटेन का मतलब कितने कार्बन है आपके पास, 5। 5 में से N-1 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 कार्बन को स्ट्रेट में कर दो। बचा हुआ एक कार्बन को दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग कर दो। ये देखो, पहले बताओ समझ में आया। यानी फॉर आइसोएल्केन N-1 कार्बन आर इन स्ट्रेट एंड 1 कार्बन एज अ ब्रांच एट द सेकेंड कार्बन। क्या भाई बात समझ में आ रही है, तो समझो। फॉर आइसोएल्केन N-1 कार्बन, N कार्बन का एल्केन मानेंगे, N-1 कार्बन आर इन स्ट्रेट, क्लियर, एंड remaining 1 carbon as a branch at second carbon। ये देखो बेटा, क्लियर, देख लो। यानी कोई भी कंपाउंड हो आप इससे आइसोएल्केन बना सकते हो। इसमें एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है। क्या एक्सेप्शनल केस ये है, याद रखना है, एक ही है बस, आइसोऑक्टेन। इंपॉर्टेंट भी है। आइसोऑक्टेन जो है ये एक्सेप्शनल केस है, इसमें ये वाली थ्योरी काम नहीं करती। और इसका स्ट्रक्चर होता है चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8
2,2,4 ट्राई मिथाइल, चेक करो, पेंटेन। इसका नाम है 2,2,3। देखो इसका नाम क्या है, 2,2,3 ट्राई मिथाइल। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा पेंटेन, ये देखो 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको बोलता है आइसोऑक्टेन बोलते हैं। और ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी सब जगह जो है आइसो वाली कहानी होल्ड करेगी। अब देखो इसके बाद एक टर्म आता है नियो एल्केन। क्या आता है बेटा, नियो एल्केन। अब ये हुआ कि यार नॉर्मल एल्केन समझ में आ गया, आइसो एल्केन समझ में आ गया, अब नियो एल्केन की बात करते हैं कि नियो एल्केन क्या है। नियो एल्केन में क्या करते हैं, मान लो n कार्बन का आपका हेक्सेन मतलब एल्केन है, मान लो हेक्सेन है, 6 कार्बन हो गए। तो देखो अगर C6H14, एल्केन का जनरल फार्मूला तो पता ही है आपको, CnH2n+2। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन है CnH2n+2, ये तो पता ही होता है सबको। देखिए आ गया। अब इसमें क्या है कि देखो यहां समझिएगा, ये कंपाउंड देखो, इसको बोलते हैं हम लोग नियोहेक्सेन। ये है नियोहेक्सेन। अभी वो यार ये नियोहेक्सेन ठीक है, तो जनरल करें नियो एल्केन। अगर हम कहें कि जनरल क्या है कि नियो एल्केन, नियो एल्केन कोई कितने भी कार्बन का एल्केन हो उसका नियो फॉर्म कैसे बनाओगे, तो ध्यान सुनना ध्यान से। फॉर नियो एल्केन N-2 कार्बन, N-2 का मतलब N जितने नंबर का एल्केन है N-2 कर दो, तो N-2 कार्बन आर in straight and remaining 2 carbon as a 2 branch at second carbon। पहले क्लियर करो बेटा, ये देखो मतलब समझो, ध्यान से चेक करो। फॉर नियो एल्केन N-2 कार्बन आर इन स्टेट एंड रिमेनिंग 2 कार्बन एज अ 2 ब्रांच, एज अ 2 ब्रांच, एक ब्रांच नहीं 2 ब्रांचिंग लगानी है एट सेकेंड कार्बन। जैसे देखना हमने कहा कि आप क्या करो, नियोपेंटेन लिखो, नियोपेंटेन। देखना भाई नियोपेंटेन, अगर अपन को नियोपेंटेन लिखना है, ये सब आना चाहिए ऑर्गेनिक सीखने के लिए, बहुत जरूरी चीजें। आपको नियोपेंटेन लिखना है तो नियोपेंटेन कितने कार्बन है इसमें, 5। कितने कार्बन है, 5। आपको क्या बताया गया कि N-2 कार्बन को स्ट्रेट में लगा दो, तो N-2 कार्बन को स्ट्रेट में लगाने का मतलब कितना, 3। ठीक है, और फिर क्या बोला गया कि 2 कार्बन को सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग। ये देखो देखो ये हो गया नियोपेंटेन। चेक करो, कुछ भी लिखना हो, मान लो लिखना है आपको नियोहेप्टेन,
नियोहेप्टेन। सो नियोहेप्टेन अगर लिखना है तो नियोहेप्टेन का मतलब हेप्टेन में कितने कार्बन हुए? 7। 7 में से N-2 को स्टेट में लगाना है, यानी 5 कार्बन को स्टेट में लगाना है। 5 कार्बन को स्टेट में लगा दिए। बचे कितने कार्बन बेटा आपके पास? 2। तो 2 को क्या करना है? 2 ब्रांचिंग लगानी है, तो 2 ब्रांचिंग लगा दो। ये लो, ये हो गया नियोहेप्टेन। देखो पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? तो एक तो नॉर्मल एल्केन समझ में आया आपको, एक आइसो एल्केन समझ में आया, उसमें एक एक्सेप्शनल केस था, और एक आपको नियो एल्केन क्लियर हो गया। तो नॉर्मल क्या होता है, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। देख लीजिए, क्या बेटा बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब आप जरा समझो ध्यान से, एक एक करके समझते हैं। जैसे C4H10 C4H10 क्या है? ये है ब्यूटेन। क्या है बेटा ये? ब्यूटेन। अभी नाम की बात नहीं कर रहे हैं हम, चैन पोजीशन क्या है उनकी बाद में बात करेंगे, इसके बाद ये वाला पार्ट पढ़ने के बाद। C4H10 जो है ब्यूटेन ना। अब इस ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर होंगे। क्या स्ट्रक्चर होंगे? 2 स्ट्रक्चर कैसे? एक तो ये आया, अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था। क्या है इसका नाम? बोलो क्या कहेंगे? क्या है ये? है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है बेटा ये? नॉर्मल ब्यूटेन। क्लियर? अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर होगा इसका, इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। ये देखो, क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कभी भी C4H10 आएगा, हम कहेंगे कि इसके 2 आइसोमर्स होंगे। C4H10 के कितने आइसोमर्स? 2। क्या करना है? रट लेना है। रटने से क्या होता है? ऑर्गेनिक में रटने से बहुत फायदा होता है। अगर चीजें याद हैं तो खटखट आंसर आते हैं। देख लीजिए, तो इसके बेटा 2 आइसोमर्स। अब हम लोग बात करेंगे C5। C5 मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का अगर एल्केन लिखना है तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? अगर 5 कार्बन का एल्केन लिखना है तो हाइड्रोजन कितने होंगे बताओ? जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n+2। तो n का वैल्यू कितना बेटा? 5। तो 2n कितना हो गया? 10, और +2 कितना हो गया? 12। तो C5H12। पहले बताओ समझ में आया? C5H12। अगर ये क्या है आपका? ये है बेटा पेंटेन। पेंटेन। अब अगर ये पेंटेन है तो इसके आइसोमर्स की बात करेंगे। इसके आइसोमर्स कितने होंगे? तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो, इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन। क्या है? नॉर्मल पेंटेन। फिर इसके बाद जो है, देखिएगा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे तरीका। ये हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन। देखो, एंड यहां से ये हो जाएगा आपका नियोपेंटेन। ये देखो बेटा, ये देखो, तो पेंटेन में 3 आए, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। यानी रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि कभी भी C5H12 आया तो हम कहेंगे कि इसके 3 आइसोमर्स होंगे। ये रिजल्ट है, देख लो। और इसको क्या करना है? क्या करना है? रटना है। रटना है, याद होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है,
बना तो लोगे यार, 3 बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता, लेकिन याद है तो खट से आंसर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का खास बात यही है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की खास बात क्या है कि आपने याद है तो खट से टिक मारे आंसर, नहीं बना के तो आ ही जाएगा, बट बनाने में टाइम लगेगा। अच्छा, जितने देर में आपने पता चला, जितने देर में आपने बनाया, जिसको याद था उसने टिक किया और आगे बढ़ गया, तो आपका तो समय बट गया ना। इसलिए समय, अच्छा समय की वैल्यू तो आपको पता ही है, समय तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब इसके बाद देखो C6, बताओ कितने हाइड्रोजन C6 के साथ, जल्दी जल्दी बताओ, C6 के साथ कितने, अरे CnH2n+2, तो 6 का 12 और 2 14, यानी C6H14, इसको बोलते हैं हेक्सेन। अब अगर इसके हम आइसोमर बनाएं कि इसके आइसोमर कितने होंगे, तो बात समझिएगा कि यार अगर हम इसके आइसोमर बनाना है तो देखो ये देखो, क्लियर, देख लो, तो ये होगा नॉर्मल हेक्सेन। क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल हेक्सेन, समझ में आता है, नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर। इसके बाद ये देखो, ये है आपका आइसोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन चेक करो बेटा। अब एक बात समझना ध्यान से, इस CH3 को, अभी तक हम क्या करते थे, CH3 को आगे नहीं ले जा रहे थे, अगर इसको आगे ले जाओ और अगर नया स्ट्रक्चर बन गया तो वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। अगर हम ये देखें कि CH3 CH2 ब्रांचिंग आप तीसरे नंबर पे कर दीजिए, तो क्या ये कंपाउंड बनेगा, ये चेक करो। और जब आप ये कंपाउंड देख रहे हो तो क्या ये दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, क्या दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, चेक करो। हाँ हैं, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग 2 नंबर पे थी, यहां ब्रांचिंग बेटा 3 नंबर पे है, इसका मतलब ये और ये अलग अलग हैं, इसका मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अभी 3 ही आए हैं, अभी और बताते हैं, देख लीजिए। इसके बाद देखो, अगर मान लीजिए इस CH3 को थोड़ा और खिसकाओगे तो यही आ जाएगा, यही वाला देखो, दूसरे नंबर पे। इधर से लेफ्ट राइट का लफड़ा फंसेगा ना बस केवल। अगला देखो, याद करो ये क्या था, ये था आपका नियोहेक्सेन, याद आ रहा है, ये देखो। और यहां पे एक और देखो, ये देखो, देखो इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसका नाम नहीं है कोई नियो आइसो नॉर्मल की तरह नाम नहीं है, IUPAC लिखना पड़ेगा। ये है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, देख लो, ये तो IUPAC आपको आता ही होगा। यहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर हैं। तो कुल मिला के रिजल्ट पे फोकस करें, रिजल्ट पे फोकस करें। क्या फोकस करना है कि C6H14, ये देखो, इसके 5 आइसोमर्स होंगे स्ट्रक्चरल। ये देखो, क्या करना है, रट लेना, रट लेना है, देख लीजिए। तो C6H14 कभी आएगा तो उसके 5 आइसोमर्स होंगे सीधे, याद रखना है। अभी हमने कोई पोजीशन चैन इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जनरल कर रहे हैं कि एल्केन आएगा तो उसके आइसोमर्स कैसे बनाएंगे। अब जो है इस एल्केन के आइसोमर्स का लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि C7H16 C7H16 के कितने आइसोमर्स होंगे। तो देखो ये क्या है बेटा, ये है हेप्टेन, ये है आपका हेप्टेन। हेप्टेन
सो देखिए पहला हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, नाम बोलिए, ये हो गया नॉर्मल हेप्टेन। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं, नॉर्मल हेप्टेन। दूसरा ये चेक कर लो, ये है आपका आइसोहेप्टेन। आइसो पता है ना, बताए थे, n माइनस, जैसे 7 कार्बन है तो n-1 कार्बन, 7 - 1 कितना हो गया बेटा, 6 कार्बन को स्ट्रेट लगा दो सीधी लाइन में, और एक बचा उसको दूसरे नंबर कार्बन पे ब्रांचिंग कर दो, 2 हो गए। तीसरा देखो, अगर इसको देखो, ये ब्रांचिंग है, इसको थोड़ा और आगे ले जाएं तीसरे नंबर पे, ये देखिए, इसका नाम आईयूपीएसी लिखना पड़ेगा, कॉमन नेम, आइसो नहीं लिख सकते इसको, भूल के भी इसे आइसो मत लिख देना, क्योंकि आइसो में दूसरे कार्बन में ही ब्रांचिंग होनी चाहिए, यहां तो तीसरे पे बेटा। अगला देखो, अब देखो अगर इसको और आगे खिसका दो, मान लो अपन ने यहां कर दिया, तो फिर तीसरे पे ब्रांचिंग आएगी, यही आ जाएगा। नाम, इसका नाम क्या होगा, नियोहेप्टेन। ये देखो, ये नियोहेप्टेन है, ठीक है। फिर क्या करो, देखना, इसकी 2 ब्रांचिंग आगे खिसकाओ दोनों, ये देखो। फिर एक बात, इसको भूल के भी नियोहेप्टेन मत लिख देना, ये नहीं है नियोहेप्टेन। नियोहेप्टेन के लिए n-2 कार्बन स्ट्रेट में, बचे हुए 2 कार्बन सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग होनी चाहिए, ये 3rd नंबर है, क्लियर। अगला देखो, इसके बाद ये देखो, देखो ये सब आईयूपीएसी नेम है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अच्छा, पोजीशन है, चैन है, वो सब बाद में बात करेंगे। यहां अगर यहां रोक दें इस CH3 को आगे से कर दो बेटा, ये देखो, ये भी अलग आइसोमर आएगा, देखो कोई डाउट हो तो बोलो, देख लो। ये देखो, देखो ये भी देखो, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर है। चेक कर लो बेटा, कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है, समझ में आया। तो और देखो इसके, अब ये लग रहा होगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया,
इसीलिए इसको क्या करना है, याद रखना है। अगर आए तो खट से आंसर लिख देंगे अपन। चेक करो, नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ ये हो गया, 2 हो गया, इसके बाद इधर अपन 2 कर दिए, ये कर दिए, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। एक और बनाना है ना बेटा, बना रहे। हाँ, तो क्या कर रहे थे, तो अब जो है इसका और सोचो कि क्या और कोई बन सकता है। सो एक काम करते हैं, देखो CS3 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 चेक करो, ये किसी से कॉमन तो नहीं है बेटा, चेक कर लो। ये एक नया बनेगा। तो टोटल आइसोमर्स अगर हेप्टेन की बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी रटना ये है कि C7H16 के टोटल 9 आइसोमर्स बनेंगे। बस यहीं तक इसको रटना है, इसके आगे बहुत बढ़ने लगेंगे तो निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, और निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको 7 तक, वैसे तो 6 तक ही काम चल जाएगा, लेकिन 7 तक रट लोगे तो फायदा है। कभी एम्स ओम्स में आ जाए तो ठीक है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? देख लीजिए। तो यहां तक अपन ने बात समझी कि भाई कैसे कैसे आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, समराइज कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं ना बेटा, तो जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी और आप भी एक साथ लिख लोगे। ठीक, तो देखिए आइसोमेरिज्म एल्केन में कहां से स्टार्ट होगी, C4H10। कितने आइसोमर्स, 2 आइसोमर्स, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। C5H10 to H12 कितना, 3 आइसोमर्स, याद है ना, 3 आइसोमर्स। C6H14 5 आइसोमर्स, C7H16 9 आइसोमर्स। ये देखिए, इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देख लीजिए, ये केवल स्ट्रक्चरल की बात है, ध्यान रखना। ये सारे जो है ये क्या है, ये सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, स्टीरियो नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। क्या कहानी क्लियर हुई है? देख लीजिए। तो ये आपको इतना याद रखना है कि भाई ऐसे करना है। तो एल्केन का पार्ट आइसोमरिज्म में क्या होगा, क्लियर हो गया बेटा, देख लो ना। अब हम लोग आपने IUPAC में ये पढ़ा होगा, याद करो, एल्काइल ग्रुप। पढ़े हो कि नहीं? पढ़े होगे। देखो अभी एल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखो ये है एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है बेटा CnH2n+2, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अच्छा, यहां से जब एक H निकाल देते हैं, यहां से जब एक H निकालेंगे तो क्या होगा, CnH2n+2
H2N+1 और एक बैलेंसी खाली। भाई एक H निकालोगे ना बेटा तो एक बैलेंसी खाली हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं आप एल्काइल। ये देखो, समझो। तो यहां से ये देखो, ये है एल्काइल ग्रुप। तो जब एल्केन से हम हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, एल्काइल। जैसे देखना, ये सब आपने IUPAC में पढ़ा होगा, थोड़ा रिवाइज करा देते हैं। ये है मिथाइल, ये है इथाइल। याद आ रहा है? ये देखो। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने आइसोमेरिज्म इन एल्केन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब, ध्यान रखना। आइसोमेरिज्म इन एल्केन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप। समझिए, आइसोमेरिज्म इन एल्काइल ग्रुप। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक बात और बताएं, इस पे ज्यादा लोग फोकस करते नहीं है, क्वेश्चन बन जाता है। देखो होता क्या है कि जैसे हमने लिखा मिथाइल, मिथाइल, अब इसका इस स्ट्रक्चर के अलावा कोई स्ट्रक्चर और बन ही नहीं सकता, यानी नो आइसोमेरिज्म। इसमें हम क्या कहेंगे, नो आइसोमेरिज्म। इसके बाद आया बेटा इथाइल, ये क्या है, इथाइल, क्या कहेंगे, नो आइसोमेरिज्म। समझो, क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी इथाइल और मिथाइल में किसी भी प्रकार की कोई आइसोमेरिज्म नहीं होनी है। सो अब ये हुआ कि आइसोमेरिज्म फिर होगी कहां से, तो समझो ध्यान से। एक एक चीज, अगर एक एक चीज समझोगे और जैसा मैं बोलूं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, एक सिंगल क्वेश्चन ऑर्गेनिक का गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी 100%। ध्यान रखना, क्योंकि भाई देखो ऐसा है ना बेटा, एक्सपीरियंस भी कोई एक चीज होती है। पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को पता है कि कौन से एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा और उसको कैसे करना है। ये पिछले 20 सालों का जो है तजुर्बा है अपना ना। ओके, सो जो है बात जरा समझी जाए कि अगर हम लिखे प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला जनरल क्या होगा, C3H8। ठीक है, प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C3H8। क्लियर? ठीक है बेटा, यहां से जब हमने H निकाला तो मिला प्रोपाइल ग्रुप। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया C3H7, एक बैलेंसी खाली। क्या कहानी क्लियर है? देखो, प्रोपेन से आपने H निकाला तो बना प्रोपाइल और एक बैलेंसी खाली हो गई। अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन, ये है आपका प्रोपेन। क्या है बेटा, प्रोपेन। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, H निकालना है। अभी इसके पहले जब हमने मीथेन से H निकाला तो एक ही पॉसिबिलिटी थी, निकाल लो। इथेन से H निकाला तो उसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी थी, भाई कहीं से भी निकाल लो। लेकिन जब हम प्रोपेन के पास पहुंचे तो क्या बेटा, प्रोपेन से H निकालने की दो पॉसिबिलिटी हैं और दोनों से स्ट्रक्चर अलग है। चेक करो, एक आप हाइड्रोजन यहां से निकालोगे देखो, और एक हाइड्रोजन यहां से निकालोगे, बताओ दोनों में अलग अलग है कि नहीं? पहले चेक करो, पहले बना के दिखाते हैं आपको।
इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब यहां से H निकाला है और यहां बैलेंसी खाली हो गई है, देख लीजिए। और दूसरा जो है यहां से निकाला है, यहां बैलेंसी खाली है। अब ये देखो क्या ये दोनों अलग अलग है या सेम है, चेक करो भाई। अगर सेम है तो सिंगल स्ट्रक्चर और डिफरेंट है तो अलग अलग है, तो ये आइसोमर हो गया। अगर क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है भाई। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H7। अच्छा, दोनों का C3H7 है। अगर दोनों का C3H7 है, इसका मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे? और देखो यहां पे इसका नाम होता है नॉर्मल प्रोपाइल और इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल। ये देखो, नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अच्छा सोचो, इन्हीं के नाम से नाम आते हैं, आपने बहुत सुना होगा, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। समझ में आया? जैसे देखो करके बताते हैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग अभी है। अगर मान लो कहा जाए कि नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ये देखो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल कैसे आया होगा? नॉर्मल प्रोपाइल ये है और एल्कोहल में क्या होता है? OH, यानी नॉर्मल प्रोपाइल में ये है बेटा नॉर्मल प्रोपाइल। यहां बैलेंसी खाली थी, नॉर्मल प्रोपाइल देखो, और एल्कोहल का मतलब OH, तो लो ये हो गया नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। देखो इसी तरह आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की बात की जाए तो आइसोप्रोपाइल क्या है? देखो क्या आइसोप्रोपाइल में यहां बैलेंसी खाली होनी चाहिए और यहां बैलेंसी खाली होगी, तो क्या ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया? देखो इसी तरह नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड, तो नॉर्मल प्रोपाइल लो और जहां बैलेंसी खाली वहां Cl लगा दो, तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है? नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आर चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। लेकिन ये सब बता पाओगे कैसे? जब स्ट्रक्चर लिख पाओगे। देखो तो यानी रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट पे फोकस करना है भाई अपने को। तो भैया देखो ऐसा है कि जो रिजल्ट आया वो ये आया कि कभी भी आपको C3H7 के मिले C3H7 तो उसके हम कहेंगे कि 2 आइसोमर्स होंगे। ये देखो 2 आइसोमर्स कौन कौन से? नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। अब इसके बाद हम लोग और बात करेंगे C4H10। क्या ये ब्यूटेन है बेटा? क्या है? ब्यूटेन। ये है आपका ब्यूटेन। यहां से H निकाले तो क्या मिला? C4H9। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे ब्यूटाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, मजा आ रहा है? देख लो भाई, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, आधा अधूरा क्या पढ़ना। ठीक है, तो देखो बेटा अब इससे आपने H निकाला तो ये बना। अब हमारे को देखना है कि इससे जब हम H निकालेंगे तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम रट लेंगे कि C4H9 के इतने आइसोमर्स होते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले C4H10 के आइसोमर्स की बात करो। C4H10 के खुद के 2 आइसोमर्स होते हैं, अगर याद आ रहा हो तो। याद आया? एक था आपका नॉर्मल ब्यूटेन, देखो नॉर्मल ब्यूटेन, और एक था आपका आइसोब्यूटेन। याद आया? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। क्लियर? कोई डाउट हो तो बोलिएगा। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब देखो अगर यहां से H निकालना है, जहां जहां सेम आएगा वहां वहां सेम कर देंगे। जैसे यहां से H निकालो,
यहां से H निकालोगे बेटा तो यहां बैलेंसी खाली होगी। अच्छा यहां से H निकालो तो यहां बैलेंसी खाली होगी। क्या दोनों सेम है? चेक करो। यानी क्या करो, अगर नंबरिंग कर दो ए का मतलब क्या हुआ? दोनों सेम है। कैसे भाई? इधर जाओ सेम ही तो है, लेफ्ट राइट का फर्क है। अच्छा फिर कैसे करते हैं? अंदर मूव करो तो ये बी और ये बी, ये दोनों सेम आएंगे। चेक करो। क्लियर? सो यहां से अगर हम बात करें कि भाई यहां से कैसे बैलेंसी खाली हुई, क्या बना, तो देखो CH3 CH2 CH2 CH2, यहां बैलेंसी खाली होगी। और B से जब निकालिएगा तो CH3 CH2 CH, यहां बैलेंसी खाली हुई और ये बना। ये देखो, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नॉर्मल ब्यूटाइल। अभी बताएंगे नॉर्मल कब आता है, आइसो कब, सब बताएंगे। इसका नाम है, अभी केवल नाम लिखना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और इसका नाम, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत, हर साल एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, नाम पे। यहां पे देखो, यहां पे ये और ये तीनों सेम है और ये डिफरेंट है। अभी वो ये कैसे पता चल जाता है सर आपको कि ये दोनों सेम है डिफरेंट? सिंपल, यहां बैठ जाओ, बैठ के देख लो, बराबर डिस्टेंस पे आइडेंटिकल ग्रुप आने चाहिए। डिस्टेंस भी बराबर, ग्रुप भी सेम, सेम हो गए। सो यहां से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, थोड़ा उसको ऊपर करना पड़ेगा ना। इसका नाम जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां पे चेक करो, यहां से H निकाले, यहां बैलेंसी खाली हुई। और यहां से जब H निकालोगे यहां बैलेंसी खाली होगी। देखो, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटाइल। और इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहां पे इसको जो है, ये बैलेंसी यहां खाली थी बेटा, बैलेंसी हट गई है, इसी को आइसोब्यूटाइल बोल देते हैं। आइसोब्यूटाइल नहीं है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम सब कंफ्यूजन, अभी मैं सारा कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। पहले ये नोट कर लीजिए बस आप। देखिए, तो अपन ने क्या लिखा कि C4H9, ये क्या था? ब्यूटाइल। इसके हमने 4 स्ट्रक्चर बनाए। कौन कौन से? इसको हमने बोला नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको क्या बोला? नॉर्मल ब्यूटाइल। इसके बाद जो है बेटा, यहां बैलेंसी खाली हुई और इसको हमने बोला ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहां बैलेंसी खाली हुई, इसको बोला आइसोब्यूटाइल। और यहां लास्ट। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। में इसको हमने टर्शरी ब्यूटाइल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यार ये सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्काइल।
इनकी बात करते हैं कि ये सेकेंडरी टर्शी क्या है। देखो, सेकेंडरी एंड टर्शी की बात की जाए कि यार ये क्या होते हैं, तो सिंपल, जहां बैलेंसी खाली हो रही है, जहां बैलेंसी खाली हो रही है, चेक कर लो, जहां बैलेंसी खाली हो रही है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो गया। चेक करो, जहां बैलेंसी खाली हो रही है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो सेकेंडरी हो गया। चेक करो, सेकेंडरी है। देखो, यहां बैलेंसी खाली हो रही है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। यानी एल्काइल कार्बन, एल्काइल कार्बन का मतलब जहां पे बैलेंसी खाली हो रही है, एल्काइल कार्बन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन, देन इट इज नोन एज सेकेंडरी। एंड टर्शरी का मतलब एल्काइल कार्बन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन, देन इट विल बी टर्शरी। देखो, ये एल्काइल कार्बन हुआ, यहां बैलेंसी खाली है, ये 3 कार्बन जुड़ा है तो ये टर्शरी हो गया। क्लियर? सेकेंडरी टर्शरी समझ में आ गया। फॉर सेकेंडरी एल्काइल कार्बन, देखो लिख देते हैं, फॉर सेकेंडरी एल्काइल कार्बन, एल्काइल कार्बन का मतलब जहां बैलेंसी खाली है, एल्काइल कार्बन मस्ट बी directly attached with 2 carbons, and for tertiary alkyl carbon must be directly attached with 3 कार्बन्स। ये देख लीजिए, क्लियर है बेटा, ये कहानी है। तो सेकेंडरी टर्शरी समझ में आ गया। अब आइसो कब आएगा, नॉर्मल कब आएगा, एक नियो भी आएगा, वो बताते हैं आपको। देखिए, अब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि यार हम लोगों ने तो आइसो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक ही क्लास में पढ़ लिया था, आधा पौन घंटे में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया था। यही तो बात है बेटा, यही तो आपको सीखना है, नंबर लाने हैं, मार्क्स लाने हैं ना आपको, तो सब कुछ आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। खट खट आंसर आएगा, अभी आप इसके बाद देखना क्वेश्चन कराएंगे, खट खट आंसर रटा है अगर तो। देखो, कब नॉर्मल एल्काइल आएगा, किसको हम नॉर्मल एल्काइल कहेंगे। सो फॉर नॉर्मल एल्काइल, ध्यान सुनिएगा, फॉर नॉर्मल एल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल एल्केन, फ्रॉम द नॉर्मल एल्केन एंड फ्रॉम द लास्ट कार्बन ऑफ द एल्केन। चेक करो, फॉर normal alkyl hydrogen must be removed from normal alkane। ये ध्यान से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आपको नॉर्मल एल्काइल बनाना है तो हाइड्रोजन हमेशा नॉर्मल एल्केन से निकलना चाहिए। For normal alkyl, hydrogen must be removed from normal alkane and from the last carbon। ये देखो, एक तो नॉर्मल एल्केन से निकलना चाहिए, ऊपर से लास्ट कार्बन से भी निकलना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे CH3 CH2 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 CH3, ये पहले चेक करो, ये है क्या, ये है नॉर्मल पेंटेन। क्या है बेटा, ये नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल याद है ना, स्ट्रेट। अब इससे अगर हम H निकालें, और आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है नॉर्मल पेंटाइल। क्या बनाना है बेटा आपको, नॉर्मल पेंटाइल। अगर आपको नॉर्मल पेंटाइल बनाना है तो बताओ हाइड्रोजन कहां से निकालें।
चेक करो, किसको हम नॉर्मल पेंटाइल कहेंगे ये समझना है। तो नॉर्मल पेंटाइल के लिए अभी आपको क्या बताया गया, ये देखो, कहीं बीच से मत निकाल देना, नहीं सेकंड ही हो जाएगा। नॉर्मल के लिए हमेशा लास्ट वाले से वैलेंसी खाली होनी चाहिए। क्या नॉर्मल एल्काइल क्लियर हो गया? देख लीजिए, अब आता है आइसो एल्काइल क्या होगा। आइसो एल्काइल, अगर अपन बात करें कि यार आइसो एल्काइल क्या होगा, सो आइसो एल्काइल के लिए समझिएगा जरा क्या करना है। आइसो एल्काइल, अगर अपन बात करें, यहां लिखते हैं वापस, आइसो एल्काइल क्या होगा। सो आइसो एल्काइल, ध्यान सुनिएगा, किस एल्काइल को हम आइसो एल्काइल कहेंगे ये समझना है। सो देखिएगा क्या लिख रहे हैं, फॉर आइसो एल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमूव्ड फ्रॉम ये देखो, ये अंडरलाइन करो, समझो ध्यान से। फॉर आइसो एल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आइसो एल्केन, मतलब कि अगर आपको आइसो एल्काइल बनाना है तो हाइड्रोजन हमेशा आइसो एल्केन से ही निकलेगा। एक तो आया जैसे आइसो एल्केन में, तो आइसो, जैसे मान लो अपने लिख दिया आइसोपेंटेन, समझो अभी लिखते हैं ऊपर बस ऐसे समझने के लिए, आइसोपेंटेन। तो पहले बताओ आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे लिखोगे, याद होना चाहिए बेटा, देखो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। आइसोपेंटेन कभी बताओ, आइसो कैसे बताए थे, क्या तरीका बताए थे आपको? बताया गया था कि आइसो जितने भी कार्बन का एल्केन है उसके n-1 कार्बन को स्ट्रेट में लगा दो और बचे हुए एक कार्बन को दूसरे नंबर पे ब्रांचिंग लगा दो। तो जो आइसोपेंटेन है ना बेटा, वो देखो ये है आइसोपेंटेन। अब जब हम इससे हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको इसमें क्या बनाना है कि बनना चाहिए आइसोपेंटाइल। आपको ऊपर लिखा गया कि फॉर आइसो एल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आइसो एल्केन। चलो आइसो एल्केन मतलब आइसोपेंटेन से निकालेंगे, जब हम आइसोपेंटेन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो आइसोपेंटाइल बन जाएगा। लेकिन चक्कर ये है भैया कि हाइड्रोजन निकाले कहां से, तो बहुत सारे हाइड्रोजन हैं, निकालें कहां से? देखो यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, कहां से निकालें? तो समझो, फॉर आइसो एल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम आइसो एल्केन एंड फ्रॉम द, समझो, फ्रॉम द लास्ट कार्बन। अगर हमने कहा कि फ्रॉम द लास्ट कार्बन, अब एक बात समझिए, फ्रॉम द लास्ट कार्बन, लास्ट में तो ये भी है, ये भी है। अच्छा खास बात, ये और ये डिफरेंट है, सेम नहीं है। फिर समझो सेम क्यों नहीं है, ये और ये डिफरेंट है बाबू, देख लो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? देखो जैसे यहां पे बैठ गए, यहां पे बैठे तो यहां पे ये और ये देखो आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल डिस्टेंस, ये दोनों सेम है, लेकिन ये अलग है। ग्रुप तो सेम है, डिस्टेंस अलग है। बीच में CH2 ना आ गया है, अगर बीच में CH2 आ गया तो डिस्टेंस तो बेटा अलग हो गई ना, इसलिए अलग है। तो क्या लिखे? फ्रॉम द लास्ट कार्बन, ध्यान सुनना, इसके बाद क्या लिख रहे हैं? ये देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिट टू ब्रांच, फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिट टू ब्रांच, मतलब जिधर ब्रांचिंग है उसके अपोजिट वाला लास्ट, जिधर ब्रांचिंग लगी है उसके अपोजिट वाला लास्ट। यानी कि देखो ध्यान से,
ये देखो, ये है आइसोपेंटाइल। चेक करो, अगर आपको आइसोहेक्साइल लिखना है, आइसोहेक्साइल, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपको बेटा बनाना पड़ेगा पहले आइसोहेक्सेन। ये देखो, ये है आपका आइसोहेक्सेन, ये है आपका आइसोहेक्सेन। और जब यहां से आप H निकालोगे तो H कहां से निकालोगे, किस कार्बन से निकालोगे? खुद ही दिमाग लगाओ, एक बार बता दिया आपने। लास्ट कार्बन से निकालना है, लास्ट में ये है और ये है, तो किधर से? ब्रांचिंग के अपोजिट वाले लास्ट से, यानी कि ये देखिए, ये जो होगा ये होगा आइसोहेक्साइल। ये देखो, पहले बताओ आइसो नॉर्मल एल्काइल क्लियर हो गया बेटा, आइसो हेक्साइल क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो, अब अपन बात करेंगे नियो एल्काइल की और फिर आगे करेंगे। नियो एल्काइल, अब ये नियो एल्काइल क्या होता है? नियो एल्काइल क्या होता है इसकी बात करनी है, तो ध्यान सुनो। फॉर नियो एल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी removed from नियोएल्केन। ये देखो, यानी अगर आपको नियोएल्काइन बनाना है, नियोएल्काइल, तो नियोएल्काइल के लिए हाइड्रोजन किससे निकालना पड़ेगा? नियोएल्केन से। फॉर नियोएल्काइल हाइड्रोजन मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम नियोएल्केन एंड फ्रॉम द लास्ट कार्बन अपोजिट टू ब्रांच, यानी जिधर से ब्रांचिंग है उसके अपोजिट वाला लास्ट। जैसे ये है आपका नियोहेक्सेन, ये देखो क्या है बेटा, ये नियोहेक्सेन। अब आपको क्या करना है कि इस नियोहेक्सेन से बनाना है नियोहेक्साइल, यानी कि नियोहेक्साइल बनाना है। अब नियोहेक्साइल कैसे बनेगा? आपको बताया गया कि नियोहेक्साइल के लिए हाइड्रोजन नियोहेक्सेन से निकाल दो। अच्छा, किस कार्बन से निकाल दो? लास्ट कार्बन से। लास्ट कार्बन कौन सा? जो ब्रांच के अपोजिट वाला हो, यानी इधर तो ब्रांच लगी है, अपोजिट ये है, इसका मतलब यहां बैलेंसी खाली होनी चाहिए। देखो, ये है नियोहेक्साइल। क्या समझ में आया? नियोहेक्साइल। तो नॉर्मल एल्काइल क्या होता है, आइसो एल्काइल क्या होता है, नियो एल्काइल क्या होता है, ये तीनों चीजें जो है आपको समझ में आ गई। क्लियर है बेटा? देख लीजिए। सो जो है हम लोग अब एल्काइल के नंबर की बात करते हैं, फिर अगला पढ़ेंगे। तो देखो, अपन ने C3H7 के पढ़ लिए, C4H9 के पढ़ लिए, एक और पढ़ लेते हैं क्योंकि यही आ सकता है, इसके आगे तो बहुत बढ़ने लगेंगे। तो जैसे C5H12 है और यहां से हमने क्या किया बेटा, हाइड्रोजन निकाला, तो C5H11 बनेगा। देखिए, अब C5H11 के कितने आइसोमर बनेंगे ये बात करनी है। तो पहले एक काम करते हैं, सब बता देते हैं, फिर रटना तो ही है। तो C5H12 के पहले आइसोमर बना लेते हैं। तो C5H12 के अगर हम आइसोमर बनाएं
टोटल आइसोमर्स कितने थे याद है? कितने थे याद करो? 3 थे। कौन कौन से देखो? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। ये है नॉर्मल पेंटेन, ये है आपका आइसोपेंटेन, और ये है आपका नियोपेंटेन। याद होना चाहिए बेटा। देखो अब ये तो एल्केन के आइसोमर है, हमें एल्केन नहीं बनाने थे, हमें एल्काइल बनाने थे। तो अब क्या करेंगे, इससे हाइड्रोजन निकालेंगे। इससे हाइड्रोजन देखो, ये सेम ए लिख दिए, ये आगे बढ़ो ए बी बी, और ये आ गया डिफरेंट सी। चेक करो, ये कार्बन मत समझ लेना, ये कार्बन नहीं है। C1 लिख दो भैया, C1, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। XYZ भी लिख सकते हो, XYZ ही लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये X तो ये XX का मतलब दोनों सेम है, दोनों साइड से अंदर आओ तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, Y, और ये क्या हो गया Z। यानी इससे 3 पॉसिबिलिटी है H निकालने की। चेक करो कैसे। ये देखो, सबसे पहले ये चेक करो, ये क्या होगा, इसका नाम होगा नॉर्मल पेंटाइल। याद आ रहा है? ये देखो, क्योंकि स्ट्रेट चेन से निकाला गया है। इसके बाद जो है यहां X, ये देखो ये आएगा, इसके बाद यहां से आएगा। देखना सबके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, चेक कर लेना, कहीं स्ट्रक्चर सेम नहीं आने चाहिए। देखो तो ये 3 आइसोमर नॉर्मल से 3 एल्काइल आएंगे। देखो इससे, देखो ये X सेम है, ये Y, ये Z, ये Z1, यानी इससे 3-4 आएंगे बेटा। देखो कैसे, एक ही आया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल। इनके IUPAC लिखने पड़ेंगे, इनका कॉमन नेम नहीं होगा। आइसोपेंटाइल क्यों, आइसोपेंटेन से लास्ट से निकाला गया है। फिर जो है बेटा देखो, ये देखो तीन, ठीक है। और चौथा ऊपर लिखना पड़ेगा आपको। अब देखो फोर्थ कौन सा आएगा, ये देखो, अगर फोर्थ की बात करें बेटा, तो फोर्थ जो आएगा ये देखो, यहां बैलेंसी खाली हुई, और इससे निकालिएगा, यहां बैलेंसी खाली होगी, ये नियोपेंटाइल होगा। तो चेक करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। एक कहीं छूटा है क्या, एक कहीं छूटा है, देखो बेटा, नॉर्मल पेंटेन के कितने आए, 1 2 3, 3 तो ये हो गए। अच्छा, आइसोपेंटेन के एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, एक यहां से आया, तो यानी कि 4 आने चाहिए। तो अपन ने जो है इसके 3, एक तो एक कम बनाया शायद, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक टर्श, अच्छा ये भी तो है, ये तो गिने नहीं थे। देखो 1 2 3, ये है बेटा 4। वही हम करें यार, ये कम कैसे हो गया, 4 5
6 7 और ये 8। कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे क्या करो कि C5H12 था, इससे हमने H निकाला, C5H11 बना और इसके 8 आइसोमर्स होंगे, रट लो। ये देखो, ये देखो, खत्म। ठीक है, बनाना आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो कोई, क्योंकि बनाना तो आना चाहिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, एक H को हटा के कितने Cl लगाएंगे, यही तो है। जितना H हटाने की पॉसिबिलिटी उतना Cl को लगाने की पॉसिबिलिटी। तो अब देखो, फिर समराइज करेंगे, जो आपको एक साथ सब मिल जाएगा रटने के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाने में काम आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखो C3H8, प्रोपेन से H निकाले तो मिला C3H7, 2 आइसोमर्स। याद रखना है बेटा, C4H10 लिए ब्यूटेन, यहां से H निकाले तो मिला C4H9, यहां से 4 आइसोमर्स। क्लियर? C5H12 लिए, माइनस H निकाले, C5H11 मिला, एक वैलेंसी खाली हुई, 8 आइसोमर्स। ये है इतना। क्या बताओ, समझ में आया बात? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा, देख लीजिए, सिंपल सी क्वेश्चन है। मतलब इतना आप अगर ये रट लिए कि कितने एल्केन के आइसोमर होते हैं, कितने एल्काइल के होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे आगे, जीवन आपका आसान हो जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे। अब इसके बाद जो है अगली क्लास में हम लोग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, इनकी बात करेंगे। क्या भाई, बात समझ में आ गई? चलिए, ओके बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।